नमस्कार सभी को, स्वागत है ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन चैनल में। तो अपन ने 2 टॉपिक पहले कर लिए थे, ठीक है। आज अपना तीसरा टॉपिक है राजस्थान के भू आकृतिक प्रदेश। ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है, तो इसको अपन 2 पार्ट में करेंगे, ठीक है। और बुक आप सभी ने मंगवा ली होगी, पूरे राजस्थान में उपलब्ध है। तो बुक आपके पास रखना, जिससे आपको ये नोट्स की तरह आपके ये काम आ जाए, आपको लिखना नहीं पड़े। और मैंने आपको पहले नंबर भी बताए थे कि जो ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहे वो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दे, ठीक है। व्हाट्सअप करते ही उसके क्या डायरेक्ट 3 से 4 दिन में स्पीड पोस्ट से उसके पास बुक पहुंच जाएगी। तो नंबर है 97843290 और 62, ठीक है। तो ये ध्यान रखना 9784329062, ठीक है। तो यहाँ से आप ऑनलाइन ऑर्डर करके भी आप मंगवा सकते हो। बस मैं आपसे एक ही बात कहूँगा, जो भी आप वीडियो देखते हो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, शेयर करना। जितनी अपन मेहनत कर रहे हैं वो सबके पास भी पहुँचे। और जो वीडियो देखते हो तो उसमें कमेंट ज़रूर करा करो कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। वो क्या है, मुझे भी मोटिवेशन देता है कि अच्छा जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपके समझ में आ रहा है। तो अपन टाइम वेस्ट नहीं करते, इन चीज़ का आप ध्यान रखना। और आपके पास बुक आ गई तो उसका भी आप रिव्यू इस यहाँ पे भेज सकते हो, ठीक है। तो आज अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं, भू आकृतिक प्रदेश। तो धरातल पर स्थित विशिष्ट क्षेत्र जहाँ भौगोलिक ऊंचावच, मृदा, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, चट्टान आदि भौगोलिक कारकों तथा आर्थिक सामाजिक स्वरूप समानता पाई जाती है, वो होता है भू आकृतिक प्रदेश। मतलब ऐसा प्रदेश जहाँ की मृदा, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, चट्टानें सब कुछ आ जाता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल अपन भू आकृतिक प्रदेश में ले लेते हैं अरावली, ठीक है। तो अरावली में सब कुछ चीज़ें आ गई। आगे देखते हैं। भौतिक प्रदेश एक प्रकार की भौगोलिक स्थलाकृति है जिसका निर्धारण समुद्र तल से किया जाता है। फैक्ट है, ये ध्यान रखना। इसमें एक एक फैक्ट आपको टू द पॉइंट एग्ज़ाम में आया हुआ ही मिलेगा, ठीक है। एक भी ऐसी लाइन है जो एग्ज़ाम में आई नहीं है। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का निर्धारण भारत के समुद्र तल, ठीक है, मेरिना बीच जो तमिलनाडु में स्थित है, से किया जाता है। ये थोड़ी जानकारी के लिए ध्यान रखना। फिर अपन आगे चलते हैं। इसमें भौतिक प्रदेश का वर्गीकरण, ठीक है। वीसी मिश्र के अनुसार देखते हैं अपन। वीसी मिश्रा के अनुसार राजस्थान के भौतिक प्रदेश को सर्वप्रथम भौगोलिक वर्गीकरण बात करें कि भाई सर्वप्रथम भौगोलिक वर्गीकरण भौतिक प्रदेश का किसने करा, तो विनोद चंद्र मिश्रा ने अपनी पुस्तक राजस्थान का भूगोल, ठीक है। इस पुस्तक का प्रकाशन 1968 में नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा किया गया था, ठीक है। जैसे क्वेश्चन एग्जाम में सामान्यतः एग्जाम में क्वेश्चन पूछते भी है, ये ध्यान रखना। और वापस पूछ भी सकते हैं कि भाई एक महिला पर्यवेक्षक में क्वेश्चन आया था कि राजस्थान को प्रमुख भौतिक विभागों में कितनी बार बांटा या बांट सकते हैं। तो राजस्थान को प्रमुख भौतिक विभागों में कितनी बार बांट सकते हैं, तो ऑप्शन दे देगा 1, 4, 2, 6। तो ये बेसिक से क्वेश्चन है, तो इसमें 4 भाग में बांट सकते हैं। आगे अपन पढ़ेंगे भी 4 भाग कौन कौन से हैं। जैसे ये अपना राजस्थान है, ठीक है। सबसे पहले उत्तर पश्चिम मरुस्थल आ गया ये, फिर इधर ये अरावली आ गई, फिर इधर ये पूर्व का मैदान आ गया, ठीक है। फिर ये अपना दक्षिण पूर्वी इधर ये पठार आ गया, ठीक है। तो ऐसे भाई इसको 4 भागों में अपन बांट सकते हैं। इसको आगे अपन डिटेल से पढ़ेंगे। और वीसी मिश्र ने जो सर्वप्रथम वर्गीकरण करा था, वो बोलता है कि 7 भौतिक प्रदेश में बांट सकते हैं। किस आधार पर, वही जलवायु, कृषि परंपरा, आर्थिक लक्षण के आधार पर। कौन कौन से, एक तो इन्होंने बताया कि नहरी क्षेत्र। ये ऐसा भी पूछ सकते हैं कि कौन सा, वीसी मिश्रा ने नहीं बताया। तो नहरी क्षेत्र, पश्चिमी शुष्क मैदान, अर्ध शुष्क मैदान, अरावली प्रदेश, पूर्व कृषि औद्योगिक, चंबल बेड क्षेत्र और दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, पूछ सकता है एग्जाम में। फिर रामलोचन सिंह की बात करते हैं। इन्होंने क्या करा था, 1971 में भारत के पारदेशीकरण के दौरान रामलोचन सिंह ने अपनी पुस्तक इंडिया ए रीजनल ज्योग्राफी में राजस्थान को भौगोलिक वर्गीकरण को प्रस्तुत करा था। और इन्होंने मोटा मोटा अपन बात करें तो 3 श्रेणियाँ बताई थी। वैसे भौतिक प्रदेशों को सामान्यतः कितने भागों में बांट सकते हैं, 4। वीसी मिश्रा के अनुसार 7, रामलोचन के अनुसार 3, ठीक है। तो कैसे भी क्वेश्चन पूछे आपको दिमाग में ध्यान रखना है। अब देखो,
3 श्रेणियाँ इन्होंने कौन सी बताई? पहली तो बताई थी इन्होंने वृहद श्रेणी। ठीक है, राजस्थान को भौतिक प्रदेश को 2 वृहद श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। एक तो अपना राजस्थान का मैदान, एक राजस्थान का पठार। ठीक है, फिर इन्होंने बताई थी उप श्रेणियाँ। ठीक है, 4 उप श्रेणियाँ बताई इन्होंने। एक तो पश्चिमी राजस्थान का मैदान, बांगर प्रदेश, राजस्थान का पठार और चंबल बीड़ बेसिन। एक एक को इनके आगे जाके अपन इसको डिटेल में पढ़ेंगे। एक बताई थी लघु श्रेणी। 1 सेकेंड। लघु श्रेणी की बात करते हैं तो उप श्रेणियों को 12 लघु श्रेणी में बांटा गया है। जैसे एक तो हो गया अपना जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर मरुस्थलीय क्षेत्र, घग्गर प्रदेश, शेखावटी, नागौर प्रदेश, लूणी बेसिन, उत्तर मध्य और दक्षिण अरावली और मध्य चंबल और चंबल बीड़। तो ये आपको मोटा मोटा इसमें ध्यान रखना है कि एग्ज़ाम में पूछे तो जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा कि रामलोचन सिंह ने कितने श्रेणियों में बांटा, तो 3 श्रेणियों में बांटा था। ठीक है, आगे अपन चलते हैं, हरिमोहन सक्सेना का पढ़ते हैं। ठीक है, 1994 में हरिमोहन सक्सेना तथा प्रोफेसर तिवारी ने अपनी पुस्तक राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल में राजस्थान को भौगोलिक वर्गीकरण इन्होंने प्रस्तुत करा था और इन्होंने 4 प्रदेश भौतिक विभाजन में बांटा था, जो मैंने अभी एग्जाम में महिला पर्यवेक्षक में क्वेश्चन आया था। सामान्यतः हरिमोहन सक्सेना वाला ही मानते हैं। देखो अब देखते हैं कि 4 कैसे होते हैं। देखो ये आपके सामने राजस्थान का मैप है, यहाँ पे आ गया पूरा। ये देखो ये जैसलमेर वाला ये 10 सेंटीमीटर वर्षा रहेगा, यहाँ तक 25, तो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे यहाँ तक पूरा। ठीक है, यहाँ पे मध्य अरावली प्रदेश, ये पूर्वी मैदानी भाग और ये दक्षिणी पठारी प्रदेश। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। हरिमोहन सक्सेना ने भौतिक प्रदेश को कितने भागों में बांटा था? तो अपने 4 भागों में बांटा था। देखो यहाँ पे अरावली क्या है, क्वेश्चन भी पूछते हैं कि राजस्थान में जल विभाजक रेखा कौन है, तो ये अरावली है। कौन सी है? 50 सेंटीमीटर समवर्ष रेखा। ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर, ये 25, तो ये 50। आगे इनको डिटेल से देखेंगे अपन। आगे देखो, तो पहला इसका अपन पार्ट देखते हैं, जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, जो 4 भागों में बांटा था, उसका पहला भाग देखो। ठीक है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। भारत में थार मरुस्थल का विस्तार देखो, एक तो पंजाब में, एक हरियाणा में, सबसे ज़्यादा आपको पता है राजस्थान में ये थार मरुस्थल का विस्तार, और एक गुजरात में। ठीक है, तो कितने ज़िलों में हो गया? अपने राज्यों में हो गया, तो 4 राज्यों में। थार मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार मैंने बता ही दिया था राजस्थान, न्यूनतम विस्तार है वो अपना हरियाणा है। पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश के राजस्थान में कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो ये ध्यान रखना है एग्जाम में। पूरा अपन बात करें तो यहाँ तक तो पूरा मरुस्थल ही आ जाता है, तो ये 61.11% डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, वर्ग मील में भी आप ध्यान रखना। फिर राजस्थान का मुख्य मरुस्थल ये 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। देखो जब अपन बात करते हैं कि भाई पूरे राजस्थान का 61.11% तो मरुस्थल है। ठीक है, अब इतना ध्यान रखना, इतना तो अपना क्षेत्रफल में। अब यूँ पूछ ले कि यहाँ पे जनसंख्या कितनी निवास करती है, तो 40%। दोनों ही एग्जाम में पूछ रखा है। ठीक है, फिर है पश्चिम मरुस्थल प्रदेश राजस्थान के कितने ज़िलों में फैला हुआ है, तो 19 ज़िलों में ये फैला हुआ है। यहाँ से डायरेक्ट सीधे क्वेश्चन बनते हैं, चाहे एग्ज़ाम में आपको पुराना जीके दे चाहे नया जीके दे, ये बेसिक क्वेश्चन है जो यहाँ से आएंगे। तो पहला अपना भौतिक प्रदेश हो गया मरुस्थल वाला। अब देखते हैं अरावली पर्वत प्रदेश। अरावली पर्वत, आप इसको पर्वतीय प्रदेश पढ़ोगे तो मैं इसके बारे में 1-2 चीज़ें बता देता हूँ जो क्या डायरेक्ट एग्ज़ाम में पूछी जाती है। ठीक है, तो इसका अच्छे से आप है ना इसको लिख लेना आप। देखो एक क्वेश्चन आया था, महिला पर्यवेक्षक में ही आया था कि वर्तमान में अरावली पर्वत विद्यमान है कि भाई वलित है या अवशिष्ट है। देखो अरावली की अपन बात कर रहे हैं तो अरावली के 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो है अपने वर्तमान में। ठीक है, तो वर्तमान में जो अरावली है वो अपनी कैसी हो गई, 1 सेकेंड रंग चेंज कर देते हैं। देखो वर्तमान में अरावली होगी अवशिष्ट, क्योंकि अवशिष्टीकरण बहुत हो रहा है। ठीक है, और ऐसे पूछ ले कि सबसे प्राचीनतम कौन सी पर्वतमाला है, तो अपनी अरावली सबसे
प्राचीन है, ठीक है। सबसे प्राचीन कोई भी पूछे तो अपनी अरावली है, इसीलिए इसको बोलते हैं वलित पर्वतमाला, ठीक है। पूछ ले भाई कि प्रारंभ में अरावली थी तो वलित लिख लेना, वर्तमान में है तो अवशिष्ट। दोनों ही क्वेश्चन आए हुए हैं, ध्यान रखना। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ ले कि समय अनुसार सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला या सबसे प्राचीनतम भौतिक प्रदेश कौन सा है, तो अरावली है। वर्तमान में तो अवशिष्ट और प्राचीन में वलित। तो ये एग्जाम में पूछा हुआ है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन ध्यान रखना। फिर अपन बात करते हैं, अगर ये सभी क्वेश्चन कभी घुमा के भी पूछ ले आपको कि विश्व की सबसे प्राचीनतम वलित पर्वतमाला कौन सी है, ऑप्शन दे दे आपको, जैसे हिमालय पर्वत या नीलगिरी या अरावली, ऐसे करके पूछ ले, तो विश्व की सबसे प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है वो अपनी अरावली है। तो देखो क्वेश्चन सेटर कैसे भी क्वेश्चन सेट कर सकता है, पर आपको पूरा ध्यान रखना है। तो ये अरावली की कुछ खास बातें थी, तो मैंने इसके बारे में बता दिया। आगे देखते हैं इसमें। देखो भारत में अरावली पर्वतमाला का विस्तार जो पालनपुर गुजरात से स्टार्ट होता है, देखो यहाँ से ऐसे, और रायसिंह नगर दिल्ली तक ये जाती है, ठीक है, अपनी अरावली। अब इसमें बात करें, ये 692 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और अगर पूछ ले राजस्थान में इसकी बताओ, ओनली यहाँ तक इसकी लंबाई बताओ, तो 550। दोनों क्वेश्चन ही पूछा हुआ है। ओनली राजस्थान पूछे कि राजस्थान में अरावली की लंबाई, तो 550, और टोटल पूछे तो 692। भारत में अरावली पर्वतमाला का विस्तार गुजरात से स्टार्ट होता है, राजस्थान बताया सबसे ज़्यादा, फिर हरियाणा से होकर दिल्ली तक जाती है। अरावली का सर्वाधिक जो विस्तार है, ठीक है, वो अपने राजस्थान में ही है। न्यूनतम विस्तार वो दिल्ली और हरियाणा, ठीक है। दिल्ली में कहाँ तक, रायसीना नगर की पहाड़ियाँ दिल्ली तक जाती है ये। हरियाणा में अरावली को डोसी पर्वत या गवाल पहाड़ी भी कहा जाता है, ये भी एग्जाम में पूछा, सब पूछे हुए हैं, ठीक है। अरावली का विस्तार खेड़ बर्मा जो सिरोही से स्टार्ट होता है। देखो राजस्थान की सीमा टच कहाँ से होती है, यहाँ से सिरोही की, खेड़ बर्मा, और यहाँ पे अपन बात करें खेतड़ी तक, यहाँ से ये एग्जिट पॉइंट, ये एंट्री पॉइंट, ये एग्जिट पॉइंट, ये भी ध्यान रखना। कुल लंबाई मैंने बता दी। राजस्थान में यहाँ की ये वाली 550 अंदर वाली, और टोटल यहाँ से गुजरात से यहाँ तक वाली 692, ठीक है। अरावली पर्वत प्रदेश में राजस्थान के कुल क्षेत्रफल ये 9%। देखो वहाँ पे अपन मरुस्थल देखा था 61.11, जिसमें 40% क्या करती है, जनसंख्या निवास करती है। यहाँ पे अरावली पर्वत जो आसपास में जो रहने वाली इसका क्षेत्र है वो 9% है, पर यहाँ पे जनसंख्या कितनी निवास करती है, 10। तो 9 और 10 का रेशियो है अरावली का, ऐसे ध्यान रख लेना, एग्जाम में याद रहना। और ये तो आपको मरुस्थल वाला तो याद ही रहेगा। मरुस्थल का रेशियो है 60, क्षेत्रफल और जनसंख्या 40%, ठीक है। आगे देखो, 19 जिलों में जहाँ मरुस्थल था वहीं 14 जिलों में अरावली है। समझ में आ रहा होगा, 19 जिलों में जहाँ मरुस्थल था वहीं अरावली पर्वतीय प्रदेश में राजस्थान के कितने जिले हैं, 14 जिले हैं। आगे देखो, राजस्थान में अरावली का सर्वाधिक विस्तार वो अपना उदयपुर है। देखो ये नॉर्मली मोटा मोटा अपन बात कर लेते हैं, ये अरावली ऐसे जा रही है, ठीक है। सर्वाधिक विस्तार ये अपना यहाँ पे उदयपुर हो गया, ठीक है। और सबसे कम विस्तार कहाँ पे हो गया अपना, ये अजमेर हो गया। तो यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं कि सर्वाधिक विस्तार कहाँ पे, उदयपुर में, न्यूनतम विस्तार कहाँ है, अजमेर में। इसके आगे अपन डिटेल से इसकी बात करेंगे, पूरा इसमें आगे डिटेल से दे रखा है। अब है राजस्थान का पूर्वी मैदानी प्रदेश, ठीक है। देखो कुल भौगोलिक क्षेत्र का पूर्वी मैदान इधर वाला देख रहे हैं अपन, ठीक है, ये वाला ध्यान रखना। 23.46% यहाँ का क्षेत्रफल है और 39% यहाँ पे जनसंख्या निवास कर। देखो पूर्वी मैदान प्रदेश आपको इतना सबको पता होगा कि इधर कृषि के लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि बारिश वगैरह यहाँ पे शानदार होती है और कृषि के लिए यहाँ की जो भूमि है वो उपजाऊ है। तो 23% पे इसका 3 आप उठा लेना, तो 39% यहाँ पे जनसंख्या निवास करती है, ठीक है। और 19 जिले मरुस्थल, 14 जिले अरावली, और पूर्वी मैदान में कितने ज़िले हो गए, 14 का 1 कम कर देना, तो 13 ज़िले यहाँ पे इधर पूर्वी मैदान में आ जाएंगे।
पूर्वी मैदान प्रदेश में ध्यान रखना सबसे ज़्यादा क्यों उपजाऊ, एक तो माई देखते हैं पूरा का पूरा, एक तो माई बेसिन, चंबल बेसिन, बनास, बाणगंगा बेसिन, ये सब इसमें शामिल हो जाते हैं। अब देखो दक्षिणी पूर्वी पठार जिसको बोलते हैं हड़ौती का पठार, नॉर्मल छोटा सा ही है, देखो यहाँ पे एकदम आ जाएगा। 6% यहाँ का भौगोलिक क्षेत्र है और जनसंख्या निवास करती है 11। अवस्थित जिले अपन बात करें तो हड़ौती क्षेत्र में तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। अब देखो ये अपन ने एक बार 4 भौतिक प्रदेश अपन ने देख लिया था ओजा के अकॉर्डिंग, और ये एग्जाम में पूछते हैं। मरुस्थल अपन ने देखा था 61% पे 40% जनसंख्या निवास, 19 जिले देखे थे। वहीं पूर्वी मैदान में 23%, उससे पहले अपन अरावली देखी थी 9%, 9 को मैंने कहा 10 का रेशियो और 14 जिले। फिर अपन ने पूर्वी मैदान 23% पे 23 का 39, ये हो जाएगा 3 उठा लेना, और यहाँ पे भी 3, 13 जिले, ठीक है। यहाँ पे दक्षिणी पूर्वी हड़ौती 7 पे 11, ठीक है, 7% पे 11% जनसंख्या निवास, और इसमें 4 जिले हैं कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ठीक है। एक सेकंड, अब देखो इसमें आगे अपन एक एक को चीज़ डिटेल से देखते हैं, ठीक है। ये तो अपन ने एक मोटा मोटी बात कर ली कि क्या चीज़ कैसे है। अब देखो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश बात करते हैं, भूगर्भिक परमाणु से स्पष्ट होता है कि पूर्वाजीवी महाकलाप जिसको अपन बोलते हैं पैलियोजोइक एरा में प्राथमिक युग के प्रेमो कार्बोनिफेरस युग तक, इम्पोर्टेंट एग्जाम में पूछा हुआ भी है, तक पश्चिमी मरुस्थल के स्थान पर 33 सागर था। अपन शुरू में बात करें यहाँ पे क्या है 33 सागर था, ठीक है। इसके बाद इसकी उत्पत्ति अपने मरुस्थल से हो जाती है। पूछते हैं कि भाई मरुस्थल की उत्पत्ति किससे हुई है, तो 33 सागर से, ठीक है। अब देखो आगे इसमें बात करते हैं मध्यवर्ती महाकलाप, ठीक है, इससे बोलते हैं मीजोजोइक एरा से क्या बनता है यहाँ पे नवजीवी महाकलाप साइनोजोइक एरा में तृतीय युग के इयोसीन काल तक पश्चिमी मरुस्थल के प्रदेश में अपन बात करते हैं समुद्र के नीचे था। तो अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि पश्चिमी मरुस्थल की उत्पत्ति किससे हुई है, तो अपने 33 सागर से हुई है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। अब देखो ये नॉर्मल एक जानकारी दे के 20 लाख वर्ष पूर्व नतुन महाकलाप नियोजोइक के चतुर्थ युग के प्लेस्टिनो काल में समुद्र के पीछे हटने से 33 सागर के अवशेष के रूप में थार मरुस्थल की उत्पत्ति हुई। भाई कभी पूछ ले कि थार मरुस्थल की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो आपको ये ध्यान रखना है जो भी प्लेस्टोसीन काल में समुद्री तल से क्या वहाँ से पीछे हट गया था, तो वहाँ से 33 सागर के अवशेष के रूप में थार मरुस्थल की उत्पत्ति हुई है। अब देखो यहाँ पे देखना थार मरुस्थल 33 सागर का अवशेष है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके प्रमुख कारण यही है कि पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश में पाई जाने वाली माइकोसिस्ट चट्टानें व खारे पानी की झीलें। सीधा सा क्वेश्चन आता है कि माइकोसिस्ट चट्टानें और खारे पानी की झीलें, मतलब कहने का सीधा सीधा मतलब है एक तो पूर्वी मैदान और एक मरुस्थल, दोनों के दोनों किसके अवशेष है, तो ये आप ध्यान रखना ये 33 सागर के अवशेष है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा वो। आगे देखो कि कुलधरा जैसलमेर से मिले व्हेल मछली के जीवाश्म, ये भी किसके अवशेष है 33 सागर के, ठीक है। फिर बात करते हैं पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश में टर्शियरी कालीन अवसादी चट्टानें से जीवाश्म खनिज के भंडार भी मिले। तो ये मोटा मोटी यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछना आता है, ठीक है। ये ध्यान रखना, आप कैसे भी क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है वो। आगे देखो भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर थार मरुस्थल को ग्रेट पैलियो आर्कटिक अफ्रीकन मरुस्थल का पूर्वी भाग माना जाता है। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है, ग्रेट पैलियो आर्कटिक अफ्रीकन मरुस्थल का पूर्वी भाग माना जाता है। एक सेकेंड, ठीक है। तो आगे अपन देखते हैं कि थार के मरुस्थल में 3 प्रकार का मरुस्थल पाया जाता है। ये भी एग्जाम में पूछते हैं कि हमादा कौन सा होता है, जो अपने आप देखते हो कि जो पथरीला, ठीक है, जो चट्टानी मरुस्थल बोलते हैं उसको तो बोलते हैं हमादा, जैसे ऐसे पहाड़ वगैरह बने होते हैं। रेंग ये होता है मिश्रित मरुस्थल, ठीक है। इर्ग होता है ये महान मरुस्थल। तो तीनों इम्पोर्टेंट है, ये आप ध्यान रखना। अब बात करते हैं पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश की क्या विशेषता है, ठीक है।
एक सेकंड, हाँ ठीक है। पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश के पहले अपन देख लिया था, यहाँ तक पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश है, ठीक है। यहाँ पे अपने जनसंख्या भी देखी थी 61%, याद करो 61.11 याद आ रहा है। और इसमें ये तो इसका एरिया है, जनसंख्या कितनी निवास करती है यहाँ पे 40%। कितने ज़िलों में, तो 19 ज़िलों में, ठीक है। ये सब ध्यान रखना। देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से थार मरुस्थल विश्व में 17वां स्थान है। किसका, अपने थार मरुस्थल का, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बता रहे हैं। और जनसंख्या व जैव विविधता की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान है, क्योंकि यहाँ पे जैव विविधता और जनसंख्या सबसे ज़्यादा निवास करती है। क्योंकि मैंने बताया ना 40% जनसंख्या यहाँ पे निवास करती है। ऐसा विश्व का कोई भी मरुस्थल नहीं है जहाँ पे 40% जनसंख्या निवास करती हो। और एरिया में तो इसका 61.11 जिसमें 17वां स्थान है, और इसमें जैव विविधता और जनसंख्या में पहला स्थान है, ठीक है। क्षेत्रफल और जनसंख्या प्रतिशत की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा भू आकृतिक प्रदेश, बताइए क्यों भू आकृतिक प्रदेश, तो सबसे ज़्यादा यही होगा। एक तो किस में, एक तो एरिया में और एक जनसंख्या में। अभी भी देखा था, पूरा राजस्थान कवर करता है, ठीक है। अब देखो पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश वर्षा के वितरण की दृष्टि से अति अल्प 50 वर्षा से भी कम क्षेत्रों में शामिल है। आपने देखा था ये अपनी अरावली जो 50 सेंटीमीटर समवर्ष रेखा जो राजस्थान को क्या है 2 भागों में बांटती है, पश्चिमी और ये पूर्वी। ये पूर्व वाला इधर, ये पश्चिम वाला पूरा भी प्रदेश है, ये क्या है 50 सेंटीमीटर समवर्षा से कम वर्षा होती है यहाँ पे, ठीक है। तो आप समझ रहे होगे यहाँ से 50 से ज़्यादा, जैसे जैसे नीचे आओगे तो बारिश यहाँ पे बढ़ती जाती है, ठीक है। तो ये अच्छा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और 10 सेंटीमीटर समवर्ष रेखा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है, और वो जैसलमेर से गुजरती है। अभी मैंने शुरू में बताया भी था। यहाँ पे देखो 10 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे ये 25 सेंटीमीटर, और यहाँ पे ये 40 सेंटीमीटर रेखा, और ये 50 वाला, तो ये जैसलमेर से गुजरती है 10 सेंटीमीटर समवर्ष रेखा, ठीक है। अब देखो 40 सेंटीमीटर तो जैसलमेर से गुजरती है, तो पश्चिमी बिंदु कौन सा निर्धारण पूछ ले कि कौन सी समवर्ष रेखा करती है, तो ये 10 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर समवर्ष रेखा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की पूरी सीमा निर्धारण करती है। ये 40 यहाँ से इसका पूरी सीमा निर्धारण करती है। और 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के मध्य से गुजरती है, उसको 2 भागों में विभाजित करती है, शुष्क और अर्धशुष्क। देखो ये अपनी यहाँ तक अपन मान लेते हैं अपना मरुस्थल है इधर इधर, तो एक रेखा मध्य से पूरा इसको आधा आधा, इसको मरुस्थल को आधा आधा कर देती है, जहाँ इधर तो आ जाता है पूरा जैसलमेर वाला शुष्क, ठीक है, और इधर हो जाता है अपना अर्ध शुष्क, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये कौन सी रेखा है, ये है 25 सेंटीमीटर, ठीक है, समवर्षा रेखा। तो कैसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे आपको ध्यान रखना है। तो 10 सेंटीमीटर वाला समझ गए, 10 सेंटीमीटर पश्चिमी सीमा, 40 सेंटीमीटर पूर्वी सीमा। अगर मरुस्थल को अर्ध शुष्क और शुष्क में कौन विभाजन करेगा, तो ये 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, ठीक है। ये देखो आपको मैप में भी अच्छे से यहाँ पे अब समझ में आएगा। तो इस बुक को ऐसे बनाया गया है कि आपको एक एक चीज़ है ना अच्छे से समझ में आ जाए। 10 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 40, 10 का मतलब पश्चिमी सीमा निर्धारण, ठीक है, और इधर तुम्हारा 40 का मतलब पूर्वी सीमा निर्धारण, और 25 का मतलब ये वाला भाग शुष्क, ये वाला भाग अर्ध शुष्क। शुष्क और अर्ध शुष्क को कौन डिपेंड करता है, 25 सेंटीमीटर। और ये 50 सेंटीमीटर समवर्षा का जो राजस्थान को 2 भागों में बांटती है, ठीक है। अब देखो आगे अपन बात करते हैं, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, तो एक एक चीज़ को आप ध्यान रखना। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो भी अपन पढ़ रहे हैं उसको लाइक और कमेंट ज़रूर करें कि आपको सेशन कैसा लगा, ठीक है। और सभी दोस्तों को उसके पास है ना शेयर करें। और आपके पास बुक आ गई तो रिव्यू ज़रूर करें। बुक में हमने बहुत मेहनत करी है, तो आप देख ही रहे होंगे कि इतनी आसान भाषा में अपन को 208 पेज में पूरी राजस्थान की ज्योग्राफी समाहित करना बहुत बड़ी बात है। आप पढ़ते होंगे 400 पेज में ज्योग्राफी आते हैं और वो उनका भी रिवीजन भी नहीं हो पाता। तो अपनी मेहनत है तो उसको सबके पास पहुंचाने का आपके पास ही वो एक माध्यम है, तो हम आप तक पहुंचे तो आप दूसरों तक पहुंचाइए, ठीक है। अब देखो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश शुष्क रेतीला मैदान की बात करते हैं।
और एक अर्धशुष्क प्रदेश। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इन दोनों को शुष्क और अर्धशुष्क कौन सी समवर्षा रेखा करती है, तो डायरेक्ट दिमाग में आंसर आते ही तो यहाँ लिख देना 25 सेंटीमीटर। जो शुष्क जो रेतीला मैदान है वो दो भागों में बांटा जाता है, एक तो बालू का स्तूप युक्त, जहाँ बालू का स्तूप है, ठीक है, वो है 58.50%, और जहाँ बालू का स्तूप मुक्त, जहाँ मतलब हमादा या पत्र, देखो आपको पता है जो पथरीली भूमि होगी या रेंग होगी तो वहाँ पे तो क्या है, रेत के टीले वगैरह वैसे बनेंगे नहीं, ठीक है। कहना बालू के स्तूप होते क्या है, अपन गाँव में कहीं भी देखते हो जहाँ पे रेत मिट्टी वगैरह होती है वहाँ पे नीचे जमा हो जाता है, ठीक है, जैसे बरखान बन गया, कैसे भी आप एक एक चीज़ देखेंगे। और बालू का स्तूप मुक्त, मुक्त का मतलब वहाँ पे बालू का स्तूप नहीं है, मतलब पथरीला भाग है, तो वो 41.50%। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि कितना प्रतिशत बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है, तो 41.50, समझ में आ रहा होगा। वहीं अर्धशुष्क की बात करें तो अर्धशुष्क वाले भाग को अपन बोलते हैं बांगर प्रदेश, क्योंकि इसमें 4 चीज़ें आती है। एक तो घगर, देखो ये मैप से समझते हैं, यहाँ पे हो गया घगर प्रदेश, शेखावटी प्रदेश, नागौर उच्च भूमि, ये गोडवाड़, गोडवाड़ प्रदेश बोलते हैं जो भी आपकी लूनी नदी है ना, ठीक है, लूनी नदी, तो उस वाले जो भी उसका जो एरिया है, ठीक है, उस वाले एरिया को लूनी प्रदेश, गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो इसको अच्छे से आप ध्यान रखना, ये एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। अब देखो, पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश भारत में निम्न वायुदाब का केंद्र है। पता है भाई, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कैसे, कथन और निष्कर्ष में। क्योंकि पश्चिमी मरुस्थल में वर्षा क्यों नहीं होती, आप सबको पता है कि यहाँ पे ऑप्शन दे देगा उच्च वायुदाब है, नहीं उच्च वायुदाब होता है तो बारिश होती ना, ठीक है। देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको क्यों नहीं होती। एक तो आपको पता चल गया निम्न वायुदाब है, देखो ये अपनी अरावली है, ठीक है, ये अपना अरब सागर है, ठीक है। अरब सागर से राजस्थान में तो बारिश नाक के बराबर होती है। क्यों नाक के बराबर होती है, क्योंकि अरब सागर से जो भी आने वाली धाराएं हैं वो क्या है, अरावली से एकदम सापेक्ष निकल जाती है, ऐसे ये भी एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। और इधर है अपने बंगाल की खाड़ी, ठीक है। अब देखो अपने जो बारिश होती है ना वो ज़्यादातर बंगाल की खाड़ी से होती है, जो अरब सागर से तो होगी ना वो तो यहाँ अरावली के आसपास ही हो जाएगी, ठीक है। अब बंगाल की खाड़ी से जो बारिश होती है ना वो जैसे भी धाराएं आती है वो इनसे टकराती है अरावली से, और जम के यहाँ पे बारिश होती है, तो थोड़ी थोड़ी बहुत इधर अपने जैसलमेर तक ही इधर पहुँच जाती है, ठीक है। बारिश अपने ज़्यादा इससे होती है। जो भी अपने आगे नदियाँ वाले टॉपिक पढ़ेंगे उनको वहाँ पे अच्छे से इसको समझाएंगे। अब देखो एक सेकेंड रुकना, हाँ अब देखो, पश्चिमी मरुस्थल भारत में निम्न वायुदाब का केंद्र है, पढ़ लिया, जो भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून को आकर्षित करता है तथा ऋतु चक्र को नियमित करता है, ठीक है। पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश में शुष्क व अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है, अपने पढ़ लिया, अच्छे से मैंने बता दिया यहाँ पे, ठीक है। 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा दोनों को बांटती है, ठीक है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार पश्चिमी मरुस्थल में BWHW और BSHW, तो सीधी सी मोटा मोटी मैं बात करूँ कि शुष्क और अर्धशुष्क, ये अपना शुष्क है तो BWHW, ये अपना अर्धशुष्क है, ठीक है, BSHW, ये ध्यान रखना है। S आ गया तो मतलब अर्धशुष्क, HWH मतलब शुष्क, ये आप ध्यान रखना। फिर आगे अपन बात करते हैं, पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश में टर्शीयकालीन या तृतीय युग अवसादी मतलब परतदार चट्टानें पाई जाती है जिसमें जीवाश्म खनिज के भंडार मिलते हैं, ठीक है। इसीलिए तो अपन ने बात करी थी जो अपना मरुस्थल है, ठीक है, वहाँ पे अपन बात करें एक तो जनसंख्या और एक अपने खनिज भंडार या जीवाश्म विश्व में नंबर 1 है, सबसे ज़्यादा यही है। और पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश में रेतीली, ध्यान रखना, बेलुई मृदा पाई जाती है, एग्जाम में पूछा हुआ है रेतीली बेलुई मृदा। वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार एंटीसोल, दोनों ही आती है यहाँ पे, एंटीसोल और एरिडोसोल्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मृदा वाले में, इसको अपन अच्छे से विस्तार से पढ़ेंगे, पर ध्यान रखना एंटीसोल और एरिडोसोल यहाँ पे मृदा पाई जाती है, एरिडोसोल। पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश में की प्रमुख नदी है लूनी नदी, जिसको मैंने बताया था किस नाम से जाना जाता है, ये गोडवाड़ प्रदेश, ठीक है। पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश का ढाल उत्तरी पूर्व से दक्षिण पश्चिम है, ये इंपॉर्टेंट है।
मरुस्थल का ढाल कैसे है, देखो ये अपना पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण, ठीक है। तो उत्तर ध्यान रखना और ये पूर्व, ठीक है। ढाल कैसे, उत्तर पूर्व से ये अपना दक्षिण और ये पश्चिम, ऐसा ढाल है, ऐसे जाता है। तो उत्तर पूर्व से कैसे डाल जाएगा, दक्षिणी पश्चिम में, ठीक है। थार मरुस्थल विश्व का शक्तिगृह कहा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इतना जीवाश्म, जनसंख्या वगैरह सब, खनिज वगैरह सब मिलता है। ये देखो आपको अच्छे से यहाँ पे मैप में समझ में आएगा, जो मैं शुरू में ऊपर आपको बता रहा था। देखो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश 41 वाला 41%, ठीक है। युक्त प्रदेश यहाँ पे 58% वाला। बालू का स्तूप मुक्त मतलब यहाँ पे बालू का नहीं बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे, यहाँ पे पथरीला आमादा क्षेत्र आएगा और यहाँ पे ओनली मिट्टी मिट्टी पूरा जैसे रेगिस्तान दिखेगा आपको, ठीक है। ये देखो ऊपर गगर प्रदेश, ये इधर देखो आपको दिख रहा होगा मैप, शेखावटी प्रदेश, ये अपनी अरावली, ठीक है, ये गोडवाड़ और ये बीच में नागौरी उच्च भूमि। तो पूरा अपन ये शुष्क प्रदेश का अपन ने पूरा अच्छे से इसको देख लिया। इस मैप को एक बार अच्छे से देख लो। ये मैप किसका है, अपना शुष्क मरुस्थल प्रदेश का, ठीक है। अब इसके बाद पढ़ेंगे अपन इसमें अर्ध शुष्क वाला। अब देखो अर्ध शुष्क में अपन जो चीज़ें देख ही ली थी कि एक तो गगर, ये आ गया गगर प्रदेश, शेखावटी प्रदेश, नागौरी उच्च भूमि और गोडवाड़ प्रदेश। अब इसको डिटेल से पढ़ते हैं, एक सेकंड। हाँ, तो अब पढ़ते हैं अपन अर्ध शुष्क, जो अपने शुष्क प्रदेश पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं अर्ध शुष्क, ठीक है। पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश में अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में स्थित वह क्षेत्र जहाँ से 20 से, देखो शुष्क में तो 10 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा मतलब अपने बारिश हो रही थी, यहाँ पे होती है 20 से 40 सेंटीमीटर, किस में, अर्ध शुष्क प्रदेश में। ये अपन बात करें 25 से 50 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा होती है, जिसको अर्ध शुष्क प्रदेश कहते हैं, ठीक है। अब देखो अर्ध शुष्क में प्राचीन जलोढ़ बांगर का विस्तार होने के कारण इसे बांगर प्रदेश, अपन ने देखे थे बांगर प्रदेश में गग्गर, नागौरी उच्च भूमि, गोडवाड़ प्रदेश, शेखावटी प्रदेश, ये सब अर्ध शुष्क में आ जाते हैं। अर्ध शुष्क प्रदेश की पश्चिमी सीमा का निर्धारण इम्पोर्टेंट है। अगर अर्ध शुष्क पड़ रहे हो उसकी पश्चिमी सीमा का निर्धारण कौन कर रहा है, 25 सेंटीमीटर और समवर्ष रेखा कर रही है। और पूरी सीमा का निर्धारण ये अपने शुरू में भी देखा था, जो 40 सेंटीमीटर रेखा कर रही है, ठीक है। आगे चलते हैं इसमें अपन। एक सेकंड। संरचनात्मक दृष्टि से भौगोलिक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के आधार पर अर्ध शुष्क प्रदेश को 4 भागों में बांटा। जैसे भौतिक प्रदेश को अपन ने ओजा के अनुसार 4 भागों में बांटा, वैसे अर्ध शुष्क को भी कितने भागों में बांटते हैं, 4। एक तो गगर, शेखावटी, नागौरी उच्च भूमि और गोडवाड़ प्रदेश। एक एक करके पढ़ते हैं। पहला आता है अपना गगर प्रदेश, जो हनुमानगढ़ और गंगानगर वाले गगर नदी का क्षेत्र है ना, वो वाला। अब देखो गगर नदी द्वारा गंगानगर, हनुमानगढ़, देखो नया जिला बनाया अनूपगढ़ में निर्मित मैदानी प्रदेश को गगर प्रदेश कहा जाता है, ठीक है। तो पहले 2 जिले थे, अब 3 जिले हो गए। गगर नदी के पाट या प्रवाह क्षेत्र को स्थानीय भाषा में नाली कहते हैं। स्थानीय भाषा में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, नाली कहते हैं। गगर प्रदेश सेम की समस्या में सर्वाधिक प्रभावित होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। गगर प्रदेश में कौन सी समस्या होती है, सेम की समस्या। अब आपको पता होगा कि सेम की समस्या होती है क्या, जहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, पानी भर जाता है, ठीक है, वो फिर दलदली भूमि हो जाती है ना, उसको बोलते हैं सेम की समस्या, ठीक है। सेम की समस्या में सर्वाधिक प्रभावित बड़पोल हनुमानगढ़, ये बहुत ही फेमस, ये करंट का भी क्वेश्चन अभी चर्चा में है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना कि बड़पोल जहाँ पे सेम की समस्या सर्वाधिक होती है वो कौन से ज़िले में है, तो वो हनुमानगढ़ में है, ठीक है। इसके समाधान के लिए नीदरलैंड के सहयोग से एंडो डच योजना चलाई जा रही है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये बड़पोल मत भूलना, ठीक है, हनुमानगढ़ में स्थित है। सेम की समस्या में सबसे ज़्यादा यहीं पे है, ठीक है। तो अपना ये गगर प्रदेश। अब देखो आगे बात करते हैं अपन शेखावटी प्रदेश। शेखावटी प्रदेश में वही है चूरू, झुंझुनू, सीकर, नया जिला बना, नीम का थाना ऐड हो गया। क्षेत्र जहाँ शेखा सामंतों का अधिकार था, शेखावटी प्रदेश कहलाता था। अब देखो शेखावटी प्रदेश की जो मुख्य नदी है वो कांतली। देखो 2 क्वेश्चन बनते हैं,
अंत्य प्रवाह की सबसे बड़ी नदी पूछे तो आपके कांतली नदी है। डायरेक्ट अपन नदियों वाले में पढ़ेंगे तब वहाँ पे इसकी बात करेंगे। और अंत्य प्रवाह की सबसे छोटी नदी जो अपन बात करते हैं केंकनी या केकई वैसे कुछ, जो जैसलमेर में स्थित है, ठीक है। ये अपन नदी वाले में पढ़ेंगे। पर अंत्य प्रवाह की सबसे बड़ी नदी है वो कांतली नदी है। वर्षा जल संरक्षण हेतु कच्चे कुएँ जो शेखावटी में होते हैं उनको कच्चे कुओं को क्या कहते हैं, जोड़। वर्षा जल संरक्षण हेतु पक्के कुएँ, पक्के मतलब नाडा। देखो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि जोड़ क्या है, तो आपको एग्जाम में कुछ भी दे देगा कि नृत्य है, कोई कुछ भी दे सकता है। तो जोड़ क्या है, वर्षा जल संरक्षण हेतु कच्चे कुएँ को जोड़ बोलते हैं, पक्के कुएँ को नाडा बोलते हैं। और जो छोटे तालाब होते हैं ना, जैसे अपन गाँव में भी देखते हो, ठीक है, मरुस्थल वगैरह शेखावटी में देखते हो, तो छोटे तालाब क्या सर कहलाते हैं। शेखावटी प्रदेश में सर्वाधिक बरखान देखो बालू का स्तूप अपने पढ़ा था वहाँ पे 58 पॉइंट समथिंग। तो ये पूछते हैं कि बालू का स्तूप युक्त प्रदेश कितना प्रतिशत है, तो 58 वाला, मुक्त वाला 41 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो शेखावटी प्रदेश में सर्वाधिक बरखान क्या होता है, अर्धचंद्राकार स्तूप, देखो ऐसे चांद की तरह अर्धचंद्राकार, ठीक है, बालू का स्तूप पाए जाते हैं। सर्वाधिक अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप कहाँ होते हैं, अपने शेखावटी में होते हैं। अब बरखान की बात करें, बालेरी चूरू के प्रसिद्ध है, तो ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है, सर्वाधिक कहाँ है, प्रसिद्ध कहाँ है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। अब देखो नागौरी उच्च भूमि, नागौरी उच्च भूमि डीडवाना कुचामन जो नया जिला बना है में अरावली से अलग अवसादी और कायांतरित चट्टानों से निर्मित उच्च भूमि क्षेत्र है, ठीक है। राजस्थान में फ्लोराइड युक्त, एग्जाम आया हुआ है, सर्वाधिक फ्लोराइड युक्त अपने कौन से 2 जिले हैं, तो एक तो अपना नागौर और एक अपना अजमेर के मध्य फ्लोराइड युक्त यहाँ पे एक जल पट्टी को अपन अपनी स्थानीय भाषा में कहते हैं कुब्बड़ पट्टी या होच बेल्ट। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मतलब होता है क्या है, जैसे अपन देखते हैं ना, ये फ्लोराइड युक्त यहाँ पे जल होता है, तो इसको जो ज़्यादा पीते हैं ना वो कुब्बड़ जैसे, मतलब देखते हैं ना बुढ़ापे में ऐसे झुक के चलने लग जाते हैं, ठीक है। तो वो वाली बात यहाँ पे सर्वाधिक नागौरी उच्च भूमि बेल्ट में फ्लोराइड युक्त जल पट्टी होती है, जिसको कुब्बड़ पट्टी के नाम से भी फेमस है। तो डायरेक्ट एग्जाम में यहाँ से 100% क्वेश्चन पूछता है वो, ठीक है। नागौर उच्च भूमि को 3 भागों में बांटा गया है। एक तो मकराना श्रेणी जो कायांतरित चट्टानों से निर्मित, जिसमें बहुत संगमरमर के भंडार होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा। सर्वाधिक संगमरमर जो वाइट संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है वो अपना मकराना ही है, जो अपने खनिज वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। मांगलोर श्रेणी अवसादी चट्टानों से निर्मित, जिसमें जिप्सम के भंडार मिलता है। और एक जाइल श्रेणी जहाँ फ्लोराइड युक्त जल पट्टी पाई जाती है, ठीक है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना इनको। फिर अपना लास्ट आता है गोडवाड़ प्रदेश। ये अपन आप सबको पता चल रहा होगा कि अपन किसके पॉइंट पढ़ रहे हैं। देखो अपन मरुस्थल पढ़ रहे हैं, मरुस्थल में 2 भाग कर रहे थे, शुष्क मरुस्थलीय और अर्धशुष्क। अर्धशुष्क के अपन 4 भागों में बांटा था, एक तो घग्गर, ठीक है, एक शेखावटी, एक नागौरी उच्च भूमि, ठीक है, और एक आया था गोडवाड़ प्रदेश, ठीक है। तो गोडवाड़ प्रदेश के बारे में पढ़ रहे हैं अपन। अब देखो गोडवाड़ प्रदेश की बात करें, लूणी नदी के आसपास का क्षेत्र जहाँ गौड़ राजपूतों का अधिकार था। गोडवाड़ में पाली, ठीक है, जोधपुर ग्रामीण नया जिला, बालोतरा नया जिला, बाड़मेर, सांचौर नया जिला, या जालोर जिले में शामिल है। तो पूछेगा कि कौन से जिले में, अगर देखो कैसा अपनी बुक ऐसे बनाई तो कैसा ही क्वेश्चन पूछे, अगर पुराना क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें दे देगा पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालोर, पूछ लेगा इनमें से कौन से जिला गोडवाड़ प्रदेश में नहीं आता, ठीक है। नया क्वेश्चन बनेगा तो उसमें पाली, जोधपुर ग्रामीण, बालोतरा, सांचौर ये जिले आ जाएंगे, ठीक है। तो नए जिले बनने से ऐसा नहीं कि कुछ ज़्यादा चेंज हो गया, नहीं, अगर जिसको मैप अच्छे से याद है वो उन जिलों को अच्छे से कर लेगा, ठीक है। जालोर व सांचौर में वर्षा जल संरक्षण की विधि नहटा या नेस्टा कहलाती है। तो आपके पास मेन चीज़ क्या है, एक मैप होना चाहिए, कम से कम उस मैप को आप 7-8 मैप आप उसको भर दिया करो, ठीक है। 7-8 मैप भरोगे तो राजस्थान में जो भी आपका आदेश से मैं बताऊं कि भाई 20% जीके उसी में से माइंड बेस से क्वेश्चन आएंगे तो उससे ही हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जालोर व सांचौर में जल संरक्षण की जो विधि होती है वो नहटा या नेस्टा कहलाती है। तो ये पूछ सकता है कि नहटा या नेस्टा जो जल संरक्षण की विधि है वो कौन से क्षेत्र में है, तो अपने गोडवाड़ प्रदेश में, जालोर और सांचौर। सिवाना से बालोतरा तक स्थित 56 गुम्बेदार पहाड़ियाँ, एग्जाम में पूछते हैं कि 56
खाद्य को 2 क्वेश्चन पूछते हैं। अब यहाँ पे आप खुद जब पढ़ते हो तो दिमाग लगाना चाहिए आपको, ठीक है। कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे एक क्वेश्चन आता है कि 56 का मैदान स्थित है, तो अपना डूंगरपुर बांसवाड़ा, ठीक है। 56 की पहाड़ियाँ स्थित है, तो डायरेक्ट आपको दिमाग में आना चाहिए सिवाना, इधर बाड़मेर साइड। जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा आंसर। तो 56 की पहाड़ियाँ कहलाती है, तो सिवाना से बालोतरा तक जो भी के बीच में स्थित है वो 56 घुमेदार पहाड़ियाँ, जिसको 56 की पहाड़ियाँ कहलाता है, ठीक है। ये ध्यान रखना। आगे अपन इसमें बात करते हैं। यहाँ स्थित पीपलूद गांव सिवाना, एक सेकेंड रुको। यहाँ स्थित पीपलूद गांव सिवाना, पीपलूद गांव कहाँ पे है, सिवाना में, जो राजस्थान का माउंट आबू कहलाता है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि पश्चिमी राजस्थान का माउंट आबू कौन सा है। वैसे तो माउंट आबू अपन को पता है सिरोही में, पर पश्चिमी राजस्थान का माउंट आबू पीपलूद गांव सिवाना में। ये भी इम्पोर्टेंट है। 56 की पहाड़ियाँ इम्पोर्टेंट है, नेटा या नेस्टा इम्पोर्टेंट है, और गोडवार प्रदेश में क्या क्या आता है ये भी इम्पोर्टेंट है। अब देखो गोडवार प्रदेश में और क्या आता है, तो पहला आता है नाकोड़ा पर्वत, ठीक है। नाकोड़ा पर्वत इम्पोर्टेंट है। देखो 56 की पहाड़ियाँ में बालोतरा के निकट स्थित पर्वत जहाँ नाकोड़ा भैरव मंदिर स्थित है, नाकोड़ा पर्वत कहलाता है। नाकोड़ा पर्वत जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ को समर्पित है। पूछा हुआ है कि नाकोड़ा, जिसको राजस्थान का मेवानगर भी कहते हैं, एग्जाम में पूछा हुआ है। अपन की जो कला संस्कृति और इतिहास की भी बुक, जो इस पर अभी बहुत मेहनत चल रही है, वो दोनों बुक एक साथ आएगी, तो राजस्थान वो भी टू द पॉइंट मिलेगी आपको। तो तब तक उसका वेट करना। जैसे ही अपन ने भूगोल पे इतनी मेहनत करी है, वैसे के वैसे ही उसमें मेहनत करेंगे, तो टू द पॉइंट आप राजस्थान का इतिहास और राजस्थान की कला संस्कृति, और तो तीनों बुक आपके पास शॉर्ट में हो जाएगी। फिर राजस्थान जी के आप कोई सा भी एग्ज़ाम देना तो आपको हर क्वेश्चन इन बुक्स में से मिल जाएगा। और मेन चीज़ यही है, आपका समय बच जाएगा। जो भी समय बचे वो आप अपने सब्जेक्ट को दो, ठीक है। तो कि आप सबको ही पता है कि आप सब्जेक्ट अच्छा नहीं होगा, सब्जेक्ट का रिवीजन नहीं होगा, तो बात वही है कि नंबर नहीं आएगा। तो इसीलिए अपन इसको टू द पॉइंट बुकें निकाल रहे हैं कि बार बार इन बुक का आपका रिवीजन हो जाए, ठीक है। तो नाकोड़ा पर्वत में कौन से जैन धर्म के तीर्थकर है, तो 23वें तीर्थकर है, पार्श्वनाथ को ये समर्पित है। अब बात करते हैं जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ। ये सब गोडवार प्रदेश में, एक तो गोडवार प्रदेश में नाकोड़ा पर्वत, एक जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ। गोडवार प्रदेश में जालौर में स्थित अरावली की पहाड़ियाँ को जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ कहा जाता है। देखो यहाँ पे सीधा सा क्वेश्चन पूछता है कि डोरा पर्वत, इसकी लंबाई पूछी हुई है 869 मीटर। इसराना भाकर 839, राजा भाकर 870, और जारोला पर्वत 588 पर जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है वो है सुंदा पर्वत की लंबाई और डोरा पर्वत, ठीक है। तो 869 और सुंदा पर्वत की लंबाई 450, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है इसको, ठीक है। अब देखो और भी चीज़ों को डिटेल से इसमें समझाया गया है कि यहाँ से जहाँ से क्वेश्चन बनता है ना, कि अब वहाँ से क्वेश्चन आना ही है, उसको बहुत अच्छे से टू द पॉइंट समझाया गया है। अब देखो शुष्क रेतीला मैदान, वैसे क्योंकि ये चैप्टर लंबा है और तो इस चैप्टर के अपन के 2 पार्ट बनेंगे, ठीक है। तो अपन देखते हैं कि अगला जो अपन स्टार्ट करेंगे तो इसका पार्ट 2 होगा ना। मैं सोच रहा हूँ कि उसको अगले पार्ट में कर लें। तो यहीं से पूरा शुष्क रेतीला मैदान, तो यहाँ से अपन फुल डिटेल से पढ़ेंगे। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश क्या होता है, बालू का स्तूप युक्त क्या होता है, और कौन कौन से अपने यहाँ पे बनेंगे, ठीक है। बालू का स्तूप, एक एक चीज़ अपन बरखान वगैरह सब इनके बारे में एक एक चीज़ अपन बात करेंगे। तो आप भी इसको अच्छे से साथ साथ रिवीजन करना, और ये भी बताना कि पूरा राजस्थान जीके, ठीक है, उसके अपन साथ में PYQ अपन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो वो अपन आए हुए क्वेश्चन अलग से वीडियो में करें क्या, रोज़ का, मतलब रोज़ के अपन भाई 15-20 क्वेश्चन PYQ, जिसमें आपको इतिहास, कला संस्कृति, ठीक है, और भूगोल, ठीक है, उसमें सारे आपको क्वेश्चन मिले। तो वो मेरे को कमेंट करके सभी बताना। और जो अपने बुक है वो जितने भी आपके दोस्त हैं वो सभी दोस्तों को ज़रूर बताना और कमेंट ज़रूर करके बताना। तो नेक्स्ट अपन इसकी कल सेकंड अपन कल इसको इस टॉपिक को कल अपन कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। धन्यवाद सभी को।